यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार, डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं विद्याभूषण रावत जी से। विद्याभूषण रावत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। जय भीम, जय भीम। इससे पहले कि मैं विद्याभूषण रावत जी से बातचीत स्टार्ट करूं, बताना चाहूँगा कि विद्याभूषण रावत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सफाई कामगारों को लेकर के उनका बहुत बड़ा काम है, मुसहर को लेकर के उनका काम है। और जो अंबेडकर के समय में जो उनके साथ में जो जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो भगवान दास जी हो, चाहे लाल बाली हो, उन सब से जुड़ करके वो काम करते रहे हैं और काफ़ी बड़ा काम है। अब आज इस इंटरव्यू में उनके बारे में उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। तो रावत जी, मुझे ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और कैसे आप पले बढ़े। आप कुछ अपना एक्सपीरियंस जो है वो साझा करिए हमारे साथ। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आज मुझे आमंत्रित करने के लिए। मेरा बचपन जो है वो उत्तराखंड में मैं पैदा हुआ और बचपन से लेकर के और 16 साल की उम्र तक मैं अपने गांव में रहा, जिसकी आबादी अभी भी 5,000 से ज़्यादा नहीं है अभी भी। तो वो लेकिन वो प्राकृतिक सौंदर्य का गांव रहा है। और लेकिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमी थी जी कि जैसे पिता का साया जो है वो 5-6 साल की उम्र में नहीं था और उनका देहांत हो गया। और मेरे जो दादा दादी कोई भी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। तो इधर से अपनी नानी भी मैंने देखी नहीं। तो जिनका प्यार मिलता है पिता के अभाव में भी, वो मुझे बचपन में कहीं दूर दूर तक नहीं मिला। और एक बहुत बड़ा जो संघर्ष था जीवन का, वो शुरू के दौर से ही मेरे साथ में जुड़ा रहा। तो संघर्ष करते 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 मतलब स्वयं को पढ़ा करके, स्वयं को काम करके मैंने पढ़ना सीखा। मैंने यानी कि मैं एक प्रकार से कहूँ कि पढ़ाई के टाइम पे मैं काम करते करते आगे बढ़ा। और फिर जो है 1990 में मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के पीछे भी एक ये था कि मुझे दिल्ली लाने वाले थे डॉक्टर मुल्क राज आनंद, जो अंग्रेजी के बहुत बड़े साहित्यकार थे और मैं अंग्रेजी का छात्र था। तो उनकी जो पुस्तकें थी हमारे कोर्स में थी और एक पुस्तक का नाम था अनटचेबल। तो अनटचेबल को लेके मेरे पास बहुत सारे सवाल थे और मैंने उनको सब पत्र लिखना शुरू किया। और उसके बाद हमारी एक पत्र मित्रता हो गई। और पत्र मित्रता के बाद वो हमको चिट्ठी लिखते थे, हम उनको लिखते थे। तो उन्होंने मेरे को एक दिन जो है कहा कि तुम दिल्ली आओ। और मैं आया, मुझे पता ही नहीं था। तो आके उनके घर पे गया, औसगास में उनका घर था। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, बहुत सवाल किए इधर उधर के इतने कि ऐसे रहो, ये रहोगे। और पहला सवाल उनका ये था कि अगर तुमको मेरे साथ रहना तो क्या ये लेटरिन साफ कर सकते हो तुम? ये सवाल मुझे थोड़ा सी बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा कि साफ क्या करना है, आप बताइए। बोला हमारे यहाँ तो हम खुद मतलब वो टॉयलेट साफ करने का जो होता है ना, मतलब जैसे कई लोग तो हाथ ही नहीं लगाते ना उस चीज पे कि भाई वो जानते थे कि आप मध्यवर्गीय मानसिकता कैसी होती है। तो हमने कहा कि क्या दिक्कत है, अपना करते हैं, अपना सब काम करते हैं। हाथ धोना मतलब बर्तन सब कुछ धोने के, तब तक तो मैं एक्सपर्ट ही था कि अपने काम करने के। तो हमने उनको बोला कि कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मैं उनके साथ में रहना शुरू किया। तो ये 1990 के बाद की बात है। और फिर उसके बाद ही मैं धीरे धीरे करके जब वहाँ पर रहा, तो होता ये है कि जब आप किसी के घर पे रहते हैं तो उसके जो दूसरे रिश्तेदार लोग होते हैं वो नहीं पसंद करते हैं। तो हमारे साथ जब दिल्ली में आए तो हमको जो है ये घर के अंदर ही जो है जद्दोजहद होने लगी। और जो लोग थे, किसी ने सोचा कि ये हमारा डोमेस्टिक सर्वेंट है, घर का काम करेगा पूरा और कहीं जाएगा नहीं इधर उधर। हम पढ़ने लिखने की थोड़ा सी था कि इच्छा थी कि भाई कुछ पढ़ूं कुछ लिखूं। तो वही दौर था जब मैं जो बहुत परेशान भी रहने लगा था। लेकिन उस दौर में मुझे जो है थोड़ा कुछ साहित्य से और मेरा वास्ता रहा, क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। और उस लाइब्रेरी में जैसे बाबा साहब की पुस्तकें, जैसे अंग्रेजी के बड़े बड़े विद्वानों की पुस्तकें थी और काफ़ी अखबार आते थे, मैगजीन्स आती थी। तो मुझे बहुत सी नई चीज़ें देखने का मौका मिला, पढ़ने का, जो मैं पहले कभी, क्योंकि पहले तो क्लास की किताबें ही होती हैं, इसीलिए कोई पूछता है तो मेरा जो असल जो आंदोलनात्मक जीवन है, मैं अपने को बोलता हूँ कि मैं 30 साल का 1990 में पैदा हुआ। जब मुझे डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पता चला, वही मेरा पैदाइश हो गया।
और अभी जो है 30 साल का हूँ, क्योंकि 2020 है। तो अच्छा, आप ये बताइए फिर, आपने जैसा कहा कि काफी अभाव से आपका बचपन बीता, तो आपकी पढ़ाई लिखाई फिर कैसे हो पाई, कैसे, पढ़ाई और लिखाई बाकी मेरी ऐसी हुई, चीजें? मतलब अभावों से ही हुई, बहुत मुश्किलों से, क्योंकि मुझे काम भी करना पड़ता था और ये भी करना पड़ता था। तो मैंने जो है एमए किया इंग्लिश में। मेरे को पढ़ाने वाले भी नहीं थे, और वो काम के दौरान ही सब करता था। मतलब फुल टाइम वर्क करता था, फिर ट्यूशन करता था, उसके बाद थोड़ा पढ़ने का मौका। तो पढ़ाई मेरी ऐसा कोई ऐसी नहीं हो पाई जिसको मैं चाहता था, क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक था, लेकिन मुझको मौका नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। और फिर दिल्ली और आया तो मैंने जो है फिर मास कम्युनिकेशन में भी पीजी किया। तो जो करने की कोशिश करता था, लेकिन जीवन के संघर्ष इतने ज्यादा थे कि मेरे को अलग करने का कुछ पढ़ाई से कुछ वो नहीं हुआ। अच्छा, तो आपने सफाई कामगारों को लेकर के आपने काफी काम किया है। हमारी कई बार इससे पहले, इससे 15 साल पहले भी मुलाकात जी हो जी, चुकी है। इसी बिल्कुल संबंध बिल्कुल। में आप रायपुर आए हुए थे। जी। तो इस मुद्दे पर काम करने की आपको इच्छा कैसे हुई? नहीं कहाँ से देखिए, प्रेरित हुए आप? प्रेरित तो मैं आपको बताऊं कि जो जैसे मुल्क राज आनंद की किताब थी जो अनटचेबल थी, उसमें उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और कहानी ये सफाई कामगार के ही एक उस पे थी, बखा नाम के। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, जब मैं दिल्ली में आया और उसके बाद जो है कुछ मेरे संपर्क होने लगे, तो मैं सबसे पहले मिला भगवान दास जी से। और अच्छा। भगवान दास जी के साथ मिलकर के, और इधर क्योंकि मैं वीटी राजशेखर जी का दलित वॉइस आता रहता था पत्रिका, तो उसको पढ़ता था। तो भगवान दास जी से मिलकर के मुझे जो सबसे ज्यादा जो अम्बेडकरवाद की मुझे जो पूरी समझ शुरू हुई, और उसके बारे में जातियों के पूरे खांचे मुझे पता चलने शुरू हुए धीरे धीरे करके। तो मैं 1993-94 में जो है तब तक मैं अम्बेडकरवादी आंदोलन से जुड़ चुका था, काफी जाता था, इधर उधर भी जाता था। और थोड़ा सी मैंने कोशिश किया कि मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकूं बाबा साहब के मिशन को, उनके उद्देश्यों को। और वीटी राजशेखर साहब के साथ भी मेरे काफी संपर्क थे, तो उनसे, उनके जरिए भी, जो दलित वॉइस के जरिए भी मैं काफी लोगों से संपर्क में आया। और फिर क्या हुआ कि जब हम लोग काम कर रहे थे मानवाधिकारों को लेकर के, भूख को लेकर के, तो मैं काफी, मेरे को जाना पड़ता था पूर्वांचल में, ईस्टर्न यूपी में, बिहार में। तो एक बार जो है मैं, क्योंकि जब मैं काम करना शुरू किया तो ये काम मैं करते करते करता, मतलब मैं पूरी तरह से इसमें नहीं था, मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम भी कर रहा था दिल्ली में। तो अच्छा। ऐसा नहीं था कि कोई मेरे को दे रहा था, मैं छुट्टी लेके जाता था। ऐसा पीरियड भी था जब मैं जो हूँ सैटरडे संडे को जो है, जब मेरे को छुट्टी मिलती थी, तो मैं दिल्ली के कई इलाकों में जो है जाता था, और अम्बेडकरवाद या बुद्धिज्म इनको लेकर के। उसी दौरान ये सारी मेरी समझ बनी भी और लोगों के साथ संपर्क बढ़े। लेकिन 1994 से मैं काफी ज्यादा एक्टिव हो गया था, और एक्टिव होने के बाद जैसे मेरे को जाना पड़ा इधर उधर, काफी मानवाधिकारों के सवाल में, खास करके भूख से मौतें हो रही थी यूपी के अंदर। तो मैं जब पूर्वांचल के अंदर जा रहा था, तो वहां पर एक जगह है गाजीपुर, और गाजीपुर जो है बनारस से जो है 100 किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहां पर मैं गया, और मैं देखा कि भाई यहाँ पर भी मैला ढूंढने काम होता है। तो वहां पर काफी सफाई पेशा लोग थे, और मैं इंटरव्यू कर रहा था, और उस समय मैंने एक छोटा सी हैंडी कैम लिया था। तो मैं गया, लोग घर में जाता था, मिलता था, तो ऐसी ही बात करने लगा कि भाई, जैसे नौजवान लड़कियां थी, 8वीं में पढ़ रही हैं, कोई 7वीं में पढ़ रही है, कोई 10वीं में है, और वो कोई बीड़ी बना रही है घर के आगे। तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि भाई आप ये क्यों काम कर रही हैं? तो वो बोलते हैं कि हम पढ़ नहीं सकते, हमको पढ़ने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। तो ऐसी ही बात करते करते करीबन 5-6 लोगों फैमिली में मैं गया, बाकी का मेरे को अंदाज लग गया था। तो मैंने उनको ऐसे ही बोला कि अगर पढ़ने का आपकी व्यवस्था हो जाए थोड़ा सी भी, तो क्या आप पढ़ेंगे? तो बोला जी बिल्कुल पढ़ेंगे। तो मेरे मित्र थे वहां पर, राज कपूर जी, तो वो समुदाय के ही थे। और वहां पर ये समुदाय जो है, ये पहली बार जो है, देखिए तब तक ये वाल्मीकि शब्द का बहुत इस्तेमाल होता था, लेकिन अच्छा। स्वच्छकार शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल जो है स्वच्छकार कल्याण समिति गाजीपुर ने किया था। वो लोग हमेशा स्वच्छकार ही लिखते थे। हमारे साथी राज कपूर रावत जी हैं, वो अगर कभी मैं बोलता हूँ, ये लोग क्रेडिट नहीं देते हैं, लेकिन ये क्रेडिट देना चाहिए। स्वच्छकार तकनीकी तौर पे जो है, मैंने जो अपनी जिंदगी में वहीं से सुना। नहीं तो लोग जो है वाल्मीकि शब्द का ही ज्यादा इस्तेमाल करते थे, या अब सफाई कामगार शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन ये स्वच्छकार शब्द में इतना अच्छा लगा था कि ये एक रिफ्लेक्शन है समुदाय का। तो हमने फिर राज कपूर जी के साथ बात करके उनसे कहा कि भाई ये 5 लड़कियां हैं,
ये चाहते बोल रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, तो इनके लिए क्या हम कुछ पुस्तकों का बंदोबस्त कर दें अगर, ये कुछ इनका फीस वगैरह का, तो ये पढ़ेंगे। तो बोला, हमने कहा कि आपको देखना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे एक रिश्ता मेरा जो सबसे पहले बना, ये मोहम्मदाबाद नाम की जगह है गाजीपुर में, वहां से बना। और पहली साल में हमने 5 लोग, हम मतलब जो समुदाय के वैसे इश्यू है जैसे नगर पालिका में सैलरी का इश्यू है, ये तो रेस कर ही रहते, लेकिन हमको लगा कि जो सामाजिक जो बदलाव है जो समुदाय के अंदर भी आना चाहिए, उसके लिए हमने वहां तैयारी किया। और ये प्रक्रिया इससे की कि पहले जो है समुदाय की लड़कियों पे जरूर हमको फोकस करना चाहिए। तो ये वहां से क्या हुआ कि एक बड़ा मेरा बहुत नजदीक का रिश्ता बन गया स्वच्छकार समाज। मैं समझता हूँ कि इतना नजदीक का रिश्ता बना कि पूरे पूर्वांचल के अंदर जो है स्वच्छकार समाज, मेरे को रावत क्योंकि नाम के सरनेम लगता था, तो हमने, हालांकि हम बहुत दूर से हैं, कहाँ से कोई चीज है, लेकिन एक दिल का रिश्ता जो होता है वो बन गया। वहां भी स्वच्छकार समाज पूरा रावत लिखता है अपने नाम के आगे। पूरा पूर्वांचल के अंदर आप बनारस से अगर शुरू हो जाएंगे और बिहार तक, तो उनकी रावत महासभा है, रावत समाज है, वो पूरा है। तो लेकिन जो हमारी जो उनसे रिश्ते बने पूरे इस तरीके से कि भाई ऐसा है कि ये दिल के रिश्ते बन गए कि हर एक घर में जाना, फिर लगातार आते जाते रहे। तो वहां पर हमने केंद्र स्थापित किया छोटा सी, और गरिमा केंद्र के नाम से था वहां पर। और थोड़ा हमने अगले सालों में जो है वहां पर ट्रेनिंग देना शुरू किया लड़कियों को, और हमने ट्रेनिंग के लिए कंप्यूटर लगाए जो नई। मैं देख रहा हूँ कि आप काफी आप डॉक्यूमेंट्री भी आप बना रहे थे। जी भगवान दास जी के ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री आपने बनाया, फिर और भी दूसरी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। तो मैं चाह रहा हूं कि आप उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। अगर YouTube में वो डॉक्यूमेंट्रियां उपलब्ध होंगी तो हम उसका लिंक इस वीडियो के साथ में दे सकते हैं, ताकि दर्शक। मैं कहना चाहता हूँ कि जी आप डॉक्यूमेंट्री के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री हमारी पहली बदलाव की चाह नाम से थी, जो हमने स्वच्छकार समाज के ऊपर बनाई थी। और मेरा उद्देश्य था कि समाज की जो है युवा लोगों की जो है भावनाओं को दिखाया जाए। कई लोग जो है फिल्म दिखाते हैं तो उसमें मलमूत्र ही दिखाते रहते हैं। ये एक लोगों को दिखाने के लिए ठीक है कि सेंसिटाइज कर सकते हैं आप, लेकिन समाज के अंदर आपको दिखाना है तो उसके जो है जो बदलते चेहरे उनको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमको हमारे जो ऑडियंस कौन है ये भी देखना जरूरी है। अगर मेरी ऑडियंस जो है वो पश्चिमी देशों में है तो मैं दिखा सकता हूँ कि किस टाइप का काम करते हैं, लेकिन अगर मुझे अपने समाज के अंदर बदलाव लाना है तो मुझे समाज के अंदर जो है जो नए चेहरे हैं, जो बदलते चेहरे हैं, जो बदलाव के चेहरे हैं, उनको रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। और तो पहली बदलाव की चाह फिल्म बनी थी। और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्वच्छकार समाज के सवाल हैं उस पर एक बड़ी फिल्म मैंने बनाई थी, वो भी उपलब्ध है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो चीजों को मैं कह रहा था अम्बेडकरवादी मिशन के साथ में, मैंने दुनिया भर के जो लोग बाबा साहब के साथ जुड़े थे शुरुआती दौर में, और उन लोगों के साथ मैंने इंटरव्यूज किए, और काफी विस्तृत उनके साथ में इंटरव्यूज हैं, कोई 2-2, 3-3 घंटे के भी हैं। वो इसलिए कि मैं चाहता था कि ये इतिहास है, और मुझे लगा कि इतिहास को, क्योंकि जब इतिहास को दूसरे लोग लिखते हैं तो खत्म कर देते हैं, तो मैंने कहा कि हमारे सामने इतिहास की अगर जिंदा इतिहास है तो इनको रखना चाहिए। और मैं हर जगह गया, दूर दूर जहां भी जाता था, नागपुर से लेके कलकत्ता, बम्बई, बेंगलुरु, दिल्ली, इवन लंदन वगैरह में, तो मैंने सबको जहां भी मेरे को मौका मिलता था कि मैं बैठूं, तो वो सारे जो उनमें से मतलब सब तो अभी ऑनलाइन पे नहीं आ पाए, क्योंकि जो बड़े इंटरव्यूज होते हैं उनको काफी एडिट भी करना पड़ता है और इतना ज्यादा हैवी लोडेड होते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि काफी बड़ी संख्या में इंटरव्यू जो है ऑनलाइन उपलब्ध हैं यूट्यूब पे। और लोकायत एक चैनल हमने उसमें पहले शुरू किया था, हमारे मित्र विवेक सकपाल जी ने बंबई से, तो उसके तहत उसमें जो है भगवान दास जी का बहुत विस्तृत इंटरव्यू है, LR बाली साहब का है, VT राजशेखर है, दलित पैंथर के जो अध्यक्ष हैं राजा ढाले साहब, ऐसी सदानंद फुलझेले जी। लोगों को पता होना चाहिए कि जब बाबा साहब 1956 में जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किए, कौन कौन लोग बहुत उनको अच्छे से समझे, मतलब उनके साथ में थे, या क्या घटनाएं थी, वो पूरी विस्तृत इनमें चीजें हैं। तो ये किताब जो है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 2 साल पहले ही आई थी। इसमें 24 इंटरव्यूज हैं बाबा साहब अम्बेडकर के नजदीकी लोगों के, और इसका फर्स्ट वॉल्यूम है ये। हमारी कोशिश है कि सेकंड वॉल्यूम में, और थर्ड वॉल्यूम में हमने सोचा है कि जो आधुनिक अभी मॉडर्न जो हैं साथी हैं, जैसे आप जैसे लोग जो इतना काम कर रहे हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। और ये इसका हिंदी में भी वर्जन मैं निकाल रहा हूँ। इस लॉकडाउन पीरियड में मेरा एक ही काम था कि इस किताब से और कुछ नए लोगों को हिंदी में मैं इसको ला सकूं। तो वो मुझे लगता है कि आज या कल में वो काम हमारा
खत्म हो जाएगा और फिर इसको मैं अपने पब्लिशर्स के पास में भेज दूंगा। बहुत तो बढ़िया। ये और आप मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में बताइए कि आप आपकी फैमिली क्या कर रही है, कैसे आप समय बिता रहे हैं। मैं 1997 तक तो मैंने जो है वो एक प्राइवेट कंपनी में काम किया और मैं हाँ। काम के जरिए ही सीखा सब कुछ। मतलब जैसे मैंने कहा कि मैंने मास कम्युनिकेशन में भी किया, एमए भी किया, उसके बाद थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सीखा। लेकिन मैंने फाइनेंशियल मैं मतलब ट्रेनिंग जो है, अकाउंट्स की ट्रेनिंग मैंने जो है वो काम के दौरान ही सीखी। तो वो अच्छा। उसके बाद जो है जब मुझे लगा कि मैं दोनों जगह काम नहीं कर सकता तो मेरे को जो है मैंने फिर कंपनी छोड़ी। और तब तक ये था कि मैं अपने लिए थोड़ा घर बना चुका था, ऐसी स्थिति में था, 5-7 साल काम करने के बाद अच्छा वो हाँ। था। और फिर मैंने जो है कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम किया जो मानवाधिकार के संगठन थे। और उसके बाद 1998 में हमको लगा कि अगर हमको कुछ काम करना है तो इसका मतलब है कि हम समुदाय से लोग कैसे निकालें। और उसके तहत हमने एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम था सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन। क्योंकि ये काम करने के लिए बहुत जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नए, देखिए हम अपने तो अपने ही अगर हमको बोलना है कि हमने क्या किया, तो अगर हमको करने में देखना है तो हमने क्या नए लोग बनाए वो बहुत जरूरी है देखना और जानना। इसलिए मेरी कोशिश रही कि गाँव में काम करें, जो हाशिए पे समाज है, जो जिनको हम बोलते हैं जाति और वर्ग के दायरे में भी सबसे नीचे है, उसको जब हम एक खड़े होकर के संबल नहीं देंगे तो हमारी आंदोलन कोई उसके कोई बहुत बड़े मायने नहीं है। क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं तो पढ़ ही रहे हैं, सब जगह उनको मौका मिलता ही है। लेकिन कम से कम जो बिल्कुल हाशिए के समाज है, तो मेरे को लगा कि जो स्वच्छकार समाज है, जो मुशर समाज है, डोम है, ये हाशिए के समाज के हाशिए में है, यानी कि इनमें छुआछूत का ले भी सबसे किनारे पे है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने जीवन के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि पर्सनैलिटी ऑफ द वीक जो है वो थोड़ा लाइफ पे केंद्रित रहता है। आपके बच्चों के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में बताइए कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए अब पर्सनैलिटी ऑफ वीक में आपने जरूर कहा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ना ये चीजें बहुत ज्यादा मैं कंफर्टेबल नहीं होता। मेरी पत्नी मेरे साथी हैं और वो हम लोग का जो प्रेम विवाह हुआ था वो विद्रोह करके ही हुआ था। और मैंने जो है विवाह जब किया था तो हमने कहा कि हम तो कोर्ट में ही शादी करेंगे, ताल ठोक के करेंगे। मतलब ये भी था कि शादी ऐसे नहीं करेंगे कि कोई बोलता है कि भाग गए जैसे बोलते हैं। हम क्या सबको बुलाएंगे लेकिन कोर्ट की शादी होगी, आपको पार्टी दे देंगे बैठ करके। तो ये एक वो था। और उसके बाद हमारी मतलब दोनों साथ मिलकर के काम किए काफी। और मेरी एक बेटी है, वो भी अब वो अपना इंडिपेंडेंट है, काम कर रही है स्वतंत्र अपने अलग से। तो वही है। बाकी मैंने करीबन करीबन 20 से अधिक किताबें लिखी हैं। खास करके भूमि मेरा सवाल रहा है, लैंड का। और लैंड के ऊपर भी आपने काफी काम किया है, बहुत काम मेरा, किताब भी आपकी। जी जी जी, भूमि के सवाल पे हमने काफी लोगों को, जैसे एक मैंने पूरा इसलिए था कि मेरे जीवन के हिस्से में बहुत बड़े बड़े अलग अलग काम हुए हैं। और ऐसा नहीं हुआ कि मैं एक काम पे ही उस पर लग गया, मैंने काम को छोड़ा नहीं। जैसे मैंने किसी केस को अगर एक पकड़ा होगा तो मैं जब तक खत्म नहीं करूंगा तो उस पर लगा रहूंगा। तो कई लोग होते हैं ना जो जैसे मुद्दे उठाते हैं और गायब हो जाते हैं, तो मुझे वो आदत नहीं था। मैं एक केस को जमीन पे जो दलितों की 1167 एकड़ जमीन का मुद्दा था उत्तराखंड के अंदर, पहले उत्तर प्रदेश था वहां पर, और बड़े बड़े जो उद्योगपति थे उन्होंने जमीन कब्जा कर ली थी। उस जमीन को मैंने लड़के, मतलब लोअर कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक और कंटेम्प्ट पिटीशन तक, ये करीबन करीबन 25 साल की कहानी है। यानी कि मेरे आंदोलन में आने के बाद की पूरी कहानी ये भी है कि ये लड़ते हैं। जी, अभी आपने हाल ही में मुसहर के ऊपर भी आपने एक किताब आपने लिखी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि चूंकि समय की एक बाध्यता हमारे साथ में है, तो थोड़ा सा मुसहर के बारे में आप जानकारी दीजिए हमारे सब्सक्राइबर्स को। मुसहर समुदाय के, हाँ, ये ऐसा था कि मैं, जैसे मैंने कहा कि लगातार काम कर रहा था और मैंने उत्तर प्रदेश में कम से कम जो है 2000 किलोमीटर पदयात्रा की अलग अलग जगहों पर और अलग अलग टाइम पे। तो उसी दौरान पे जो है स्वच्छकार समाज है, मुसहर समाज के बीच में भी हमारी काफी काम रहा। और ये कुशीनगर के पास में एक जगह है जहाँ पर करीबन करीबन 25 किलोमीटर पे उस गांव में मैं पदयात्रा के दौरान पहुंचा था। और उस गांव में बिल्कुल बहुत बुरी हालत थी। एक गांव में बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाता था, कोई नहीं होता था। तो उस गांव में हमने एक स्कूल चलाना शुरू किया शुरुआत के दौर में, और धीरे धीरे करके वहां पर हमारे इंटरवेंशन बढ़े और हमने वहां पर एक प्रेरणा केंद्र के नाम से एक केंद्र की स्थापना की।
और उस प्रेरणा केंद्र की स्थापना के बाद से वहाँ पर जो है काफ़ी बदलाव आए, क्योंकि एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है वहाँ पर, और आर्थिक स्वावलंबन के कार्यक्रम भी होते हैं। जैसे जो समाज में जिस प्रकार के बच्चे हैं, अगर बच्चे कोई हाई स्कूल ही पास है या कोई पढ़ा, उस समाज में उस वक्त तो कुछ भी नहीं थे, आज बच्चे पढ़ रहे हैं और एक घर पक्का नहीं था, लेकिन आज हमारे 15 साल के इंटरवेंशन के बाद 150 परिवार हैं वहाँ पर, और 150 के घर पक्के हैं। तो मूसर समाज जो हमेशा छप्पर में जिनको रखा गया और जिनके साथ प्रताड़ना होती थी कि मूसर का बच्चा ऐसे करके, आज वो समाज इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जी रहा है। उसके पास खेत हैं और उसके आसपास के इलाकों में भी कम से कम 20-25 गांव में हमारे साथी लोग वहाँ काम कर रहे हैं। और मैं बोलता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को आगे बढ़ना है तो अपने साथियों को क्रेडिट जरूर देना चाहिए, जिनके साथ वो मिलकर के काम करते हैं, क्योंकि ये उनका सहयोग होता है, उनके साथ होते हैं जिनको हम आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए मैंने जितना भी जब भी कभी लिखा होगा तो अपने जो साथी है उनके बारे में ज्यादा लिखा है कि भाई ये इतना संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ से बाहर निकले। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। तो मेरा तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को अगर आप सिंगल रूप में देखेंगे तो नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे को आप सामूहिकता में देखेंगे कि तो उसी में देखना पड़ेगा कि मेरे साथी कौन रहे, और यही मेरे जीवन के साथी भी हैं। ऐसा कोई अलग से मेरा गांव वगैरह कुछ नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो कंट्रीब्यूशन जो जिन लोगों ने साथ में दिया है उनको भी नोटिस करना पड़ेगा, उनको भी सामने लाना पड़ेगा, तब तो आंदोलन आगे बढ़ेगा, लोग जुड़ते जाएंगे। जी जी और विद्या भूषण रावत जी, आपने एक बहुमूल्य समय दिया हमारे इस चैनल में बातचीत करने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम कुछ और मुद्दों को लेकर के आपके साथ लगातार बातचीत करते रहेंगे। जी जी, और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी शुक्रिया कि उन्होंने इस वीडियो को ध्यान से देखा। और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इसके बारे में बताइए। और अगली बार हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, जिस तरीके से हर रविवार को हम नई पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात कराते हैं, फिर किसी और पर्सनैलिटी को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम। जय भीम। Yeah.